कि अपने को मैं पोर्टल पे जा रहा हूँ, तो हमने कल एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, पब्लिक वीएम और एक वीनेट बनाया हुआ था। तो पब्लिक वीएम 1 जो है ये स्टॉप है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कन्फिगर करूँगा एज ए वेब सर्वर। तो इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ बॉडी नंबर की। सो बेसिकली होता क्या है कि लेट्स अज्यूम अब मैं एक वेब एप्लीकेशन होस्ट कर रहा हूँ एज्योर के ऊपर। तो ये क्या है, एज्योर क्लाउड है जिसके ऊपर मेरा क्या है, वेब ऐप है, वर्चुअल मशीन पे, वीएम पे। तो अगर इस वेब एप्लीकेशन को मुझे एक्सेस करना है पब्लिकली थ्रू इंटरनेट, मतलब जो एंड यूजर्स होंगे वो जब रिक्वेस्ट भेजेंगे इस वेब एप्लीकेशन के ऊपर, इस वेब सर्वर के ऊपर, तो कैसे भेजेंगे? तो इस वेब एप्लीकेशन के ऊपर एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो या तो वो रिक्वेस्ट भेजेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर, तो मेरी वेब एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी, या फिर मैं क्या करूं कि मैं एक पब्लिक डीएनएस ले लूं एजोर से। तो पब्लिक डीएनएस भी लूंगा तो उसका सफिक्स जो होगा वो एजोर वेबसाइट डॉट नेट ऐसे कुछ मिलेगा मुझे। ठीक है, एजोर ही देगा अपना खुद का एक डीएनएस मुझको, वो पब्लिक होगा। वो मैं अपने एंड यूजर्स को बोलूंगा कि आप यूज करो और मेरी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करो। अब क्या हो कि मेरी एप्लीक जो मेरा डोमेन नेम है, मतलब जो मेरा ब्रांड नेम है, वो अगर सपोज करो ये है sanjayazure.com। अब ये मेरा ब्रांड नेम है। मैं अपने यूजर्स को बोल रहा हूँ कि भाई आप गूगल में जाओ, सर्च करो sanjayazure.com, आपको वेब एप्लीकेशन मिल जाएगी, वेबसाइट पे जाओ मेरी, और जो सर्च करना है सर्च कर लो। तो अब अगर ये रिक्वायरमेंट है तो मैं कैसे करूंगा फुलफिल इसको, कैसे सेटअप करूंगा? अब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, एचसीएल में काम कर रहा हूँ, विप्रो में काम कर रहा हूँ, टीसीएस में काम कर रहा हूँ, एरिक्सन में काम कर रहा हूँ। तो जो भी एप्लीकेशंस मैं होस्ट कर रहा हूँ एज्योर के ऊपर, मैं चाहूंगा कि मेरे डोमेन के ऊपर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के ऊपर ही वो एप्लीकेशन जो हो वो एक्सेस हो और वो रिजॉल्व हो थ्रू माई पब्लिक डीएनएस। तो उस केस के अंदर, क्योंकि एज्योर क्या करता है, एज्योर के ऊपर ऐसे डीएनएस आप परचेज कर नहीं सकते। तो आपको डीएनएस परचेज करना होगा किसी थर्ड पार्टी से, जैसे कि गोडेडी या बिगरॉक या और अदर जो प्रोवाइडर्स हैं जो डीएनएस प्रोवाइड करते हैं, उनसे आपको डीएनएस परचेज करना होगा। एक बार आप पब्लिक डोमेन परचेज कर लोगे, फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना है किसके साथ, के साथ, या फिर आप उन्हीं के कंसोल के ऊपर अपने रिकॉर्ड बना सकते हो। दोनों ऑप्शन है। बट एजोर क्या बोलता है कि मैं आपको पब्लिक डीएनएस की सर्विस दे रहा हूँ, जहां पे आप अपना इंटीग्रेट कर लो एग्जिस्टिंग पब्लिक डीएनएस। क्यों इंटीग्रेट करो? देखो दो चीजें हैं। एक तो मैं अपने वेब सर्वर के लिए रिकॉर्ड बनाऊंगा यहाँ पे गोडैडी के ऊपर। ठीक, अगर गोडैडी पर रिकॉर्ड बनाऊंगा तो उस केस के अंदर गोडैडी के ऊपर होंगे नेम सर्वर्स। मैं यूज कर रहा हूँ गोडैडी के नेम सर्वर्स। जब बात आती है बिजनेस क्रिटिकल रिसोर्सेज की, ठीक है, तो उस केस के अंदर हाई अवेलेबिलिटी मुझे ध्यान रखनी है कि जो नेम सर्वर गोडैडी यूज कर रहा है, क्या गोडैडी मुझे कोई एसएलए दे रहा है इसके लिए? तो गोडैडी को एसएलए नहीं देगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि गोडैडी के नेम सर्वर कभी डाउन हो जाए किसी रीजन की वजह से। तो अगर गोडैडी के नेम सर्वर्स डाउन हो जाएंगे तो आपकी वेब एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होगी इस डोमेन से, इस नेम से, क्योंकि आपने परचेज कहाँ से कर रखा है, गोडैडी से कर रखा है, और आप यूज कर रहे हैं गोडैडी का नेम सर्वर। ठीक, तो एज्योर बोलता है कि रादर देन यूजिंग योर थर्ड पार्टी नेम सर्वर्स, डू वन थिंग, इंटीग्रेट योर पब्लिक डीएनएस एज्योर, आई विल गिव यू हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो जैसे ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ेगी ये ऑटो स्केल कर देगा आपका डीएनएस। ठीक, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एज्योर मैनेज करेगा। ठीक, आपको मैनेज नहीं करना, तो हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सब कुछ जो है वो एज्योर देगा आपको, क्योंकि ये एज्योर की मैनेज सर्विस है। एज्योर आपको एसएलए भी देगा। ठीक, तो एज्योर बोलता है कि आप गोडैडी के नेम सर्वर यूज मत करो, मेरे नेम सर्वर यूज करो और अपना पब्लिक डीएनएस जो है वो एज्योर पे ही इंटीग्रेट कर लो। इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको मिलेगी हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आप एज्योर के ऊपर ही अपना डीएनएस मैनेज कर सकते हो, आपको गोडैडी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ? एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे तो और समझ में आएगा, है ना? तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। वर्चुअल मशीन मेरी स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आरडीपी ले लेता हूँ वीएम का, और इसको कनेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे तो क्या, मैं एक सिंगल वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास होती एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन आइडेंटिकल, ठीक, तो मैं क्या यूज करता फिर? फिर मैं लोड हाँ, फिर मैं यूज लोड करते बैलेंसर हैं। यूज करता। ठीक है, और लोड बैलेंसर के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जिसको मैं अपने डीएनएस डोमेन नेम से मैप कर देता, ये रिकॉर्ड बना करके। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आती मेरे लोड बैलेंसर पे, फिर लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करता रिक्वेस्ट बैक एंड रिसोर्सेज को।
तो अब देखो ये मेरा जो सर्वर है वो एक्सेस हो गया है, सर्वर मैनेजर कंसोल खुल गया है इसके अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर। अपने को इसमें वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल करना है सबसे पहले। फर्स्ट काम क्या है, अपने को वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल करना है। और मैं जाता हूँ मैनेज के अंदर, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में, रोल्स टैब में। सो नेक्स्ट 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 3 टाइम नेक्स्ट, रोल्स टैब आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वेब सर्वर आ जाएगा, वेब सर्वर IIS। सो वेब सर्वर का रोल सेलेक्ट कर लो, ऐड फीचर कर दो और नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर दो उसको। वेब सर्वर का रोल जो है वो इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। रोल तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने एज्यूम कर लेते हैं ना कि हमारे पास एक वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप कहाँ से, अगर आपको लैब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे वेबसाइट के टेम्पलेट, मैं बताता हूँ आपको। सो freecss.com, ये नोट कर लो, freecss.com। ये है URL, यहाँ से आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स। सो फ्री CSS टेम्पलेट्स पे जाओ। अब ये सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट करके देख सकते हो, ठीक है, एज ए सैंपल। तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन कौन डिप्लॉय करेगा, कौन डिजाइन करेगा, वेब डेवलपर। उसने वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर दी है। अब वो मैटर नहीं करता किस में है, .NET में है, जावा में है, या फिर HTML CSS में है। वेब एप्लीकेशन अपनी होगी डिजाइन, उसको अपने को होस्ट करना है किसके ऊपर, एज्योर की वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो कोई भी टेम्पलेट, आप किसी भी टेम्पलेट के ऊपर जैसे क्लिक करो, ठीक, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको अपने लोकल मशीन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये एक जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, मेरे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, ये फोल्डर आ जाएगा, इस फोल्डर को ओपन कर लेना, इसमें आपके वेबसाइट के कंटेंट आ जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको होस्ट करके दिखाता हूँ सेम वेबसाइट एज़्योर के ऊपर कैसे होस्ट होगी। तो वर्चुअल मशीन में चलते हैं, देख लेते हैं। अपनी इंस्टॉलेशन अभी हो रही है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी वेब सर्वर की, हम अपना कस्टम वेब सर्वर जो है, ऑर्गेनाइजेशन का वेब सर्वर होगा, उसको होस्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन को। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से इस विजार्ड को, और सी ड्राइव में चलते हैं। और डिफॉल्ट पाथ जो वेब सर्वर का होता है वो सी ड्राइव होता है। अगर आपको IIS एडमिनिस्ट्रेशन पता है तो आप अपने एक नई साइट बना लो, नया लोकेशन दे दो। अगर नहीं पता है तो सिंपल है, सी ड्राइव में जाओ, वहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन होती है, सी ड्राइव को ओपन करो, इंट पब फोल्डर होता है इसमें, इसको ओपन कर लो। www रूट फोल्डर होता है जहाँ पे आपका डिफॉल्ट IIS का पेज होता है, इसको डिलीट कर दो। डिफॉल्ट कंटेंट है उसको डिलीट कर दो, डिफॉल्ट कंटेंट को डिलीट करो। और अपने लोकल सिस्टम से ये सारा जो मटेरियल है ये कॉपी कर लो, जो आपने फोल्डर अपने एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर को ओपन करो। उसके अंदर जो भी फोल्डर्स हैं JS के, और आपके इमेजेस के, आइकन के, फॉन्ट्स के, CSS के, इस सब के सब कंटेंट को आप कॉपी कर लो यहाँ से। देन इनसाइड योर वर्चुअल मशीन, www रूट फोल्डर, इसको पेस्ट कर दो। सर ये साइट एक बार फिर बताना कौन सी थी? CCS freecss.com कहाँ गया, एक सेकंड बाद दिखाता हूँ आपको। ये थी freecss.com, भी free-css.com। मैं अपने इसमें व्हाट्सएप में लिंक पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। तो ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया। और जैसे ही ये सारा मटेरियल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा इस लोकेशन के ऊपर, अब अपने को क्या करना है, अपने को जाना है अपने पोर्टल के ऊपर। ठीक, पोर्टल के ऊपर पहले जाना है नेटवर्किंग टैब के अंदर। क्यों, सबसे पहले अपने को फायरवॉल के अंदर पोर्ट नंबर 80 जो है वो ऐड करना है, तभी हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।
तो क्लिक ऑन ऐड इनबाउंड पोर्ट रूल, सोर्स एनी, सोर्स पोर्ट रेंज एनी, डेस्टिनेशन एनी, सर्विस विल बी HTTP, करेक्ट। और स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पे प्रायोरिटी ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। रूल नेम होगा अलाउ HTTP, आप कुछ भी दे सकते हो बट मीनिंगफुल होना चाहिए, अलाउ HTTP ऐड। सो ये रूल ऐड हो जाएगा यहाँ पे HTTP के लिए, पोर्ट 80 के लिए, सो दैट आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सको पब्लिकली। अब ये रूल यहाँ पे ऐड हो गया है। मैं ओवरव्यू टैब पे जाता हूँ। मेरी वर्चुअल मशीन के ऊपर सिर्फ पब्लिक IP एड्रेस है, फिगर नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं ये पब्लिक IP एड्रेस, एक सेकंड मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ये पब्लिक IP एड्रेस अपने ब्राउजर में डालूं तो मेरी वेबसाइट एक्सेसिबल होगी। ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया पब्लिक IP एड्रेस। इसको कॉपी एंड पेस्ट करो ब्राउजर के अंदर और देखो वेबसाइट एक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को दिखाएगा मेरी वेबसाइट जो है वो एक्सेस हो जाएगी। VM को रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी अभी रूल जो है HTTP वाला वो ऐड किया है। सो वेबसाइट एक्सेसिबल है थ्रू दिस पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, अब ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। सर वो फोल्डर कौन से डिलीट करने थे उसमें से? सी उसमें रूट में से से? वर्चुअल मशीन्स के अंदर www रूट जो फोल्डर है उसमें 2 फाइल्स होंगी। हाँ, नहीं, ठीक है, दोनों को नोट है। डिलीट मार देना। हाँ, दोनों को डिलीट मार देना डिलीट। और फिर जो आपका कस्टम डेटा है उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना। जो अभी डाउनलोड जो किया है। फोल्डर देखो, जिप फोल्डर डाउनलोड होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक मेन हाँ, फोल्डर होगा, मेन फोल्डर को ओपन करना, उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसको कॉपी करना। डायरेक्ट फोल्डर मत कॉपी करना, फोल्डर ठीक के है। अंदर का कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रखा है। और इसको W रूट में डालना है इसको ना? हाँ, www रूट में डालना है। तो मेरे पास मेरी एक कस्टम एप्लीकेशन मैंने बना के रखी हुई है, देख लेता हूँ अगर हम उसको यूज कर सकें तो। अगर मैं ये जो है वेबसाइट मैंने ऐसे कस्टमाइज कर रखी है, यहीं से टेम्पलेट डाउनलोड करके उसके बाद उसके कोड जो है HTML के वो चेंज कर दिए थे मैंने। तो मैं उसको अगर यहाँ पे पोस्ट कर दूँ तो मैं पहले ये सब डिलीट कर दूँ जो एग्जिस्टिंग है, और उसके बाद अपना जो मटेरियल है उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप लोग एक्सेस करोगे, सेम पब्लिक IP एड्रेस होगा। अगर आप एक्सेस करोगे मेरी वेबसाइट को, रिफ्रेश करोगे अपना वेब ब्राउजर, तो अभी फिलहाल दिखाएगा फोरबिडन, जस्ट बिकॉज मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद अगर आप रिफ्रेश, जैसे वो पेस्ट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे नई वेबसाइट दिखाएगा आपको। तो पहले तो ये कंफर्म कर दो कि वेबसाइट एक्सेस हो रही है आप लोगों के सिस्टम पे या नहीं हो रही।
जो आईपी एड्रेस मैंने शेयर किया है ग्रुप में उससे। अभी तो हो रही है, नहीं हो रही। अब नहीं हो रही ना? तो अब जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे अब इसको पेस्ट होने में। जैसे पेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आप रिफ्रेश करना, आपको नई वेब एप्लीकेशन मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक, ये हो गया। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को नई वेबसाइट दिखा रहा है। ठीक है, अब वेबसाइट तो एक्सेसिबल हो रही है, बट पब्लिक आईपी एड्रेस हो रही है। और पब्लिक आईपी एड्रेस में एंड यूजर्स को तो बता नहीं सकता कि भाई ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको यूज करो मेरे वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। बेसिकली वो तो मेरे ब्रांड को यूज करेंगे ना, ब्रांड को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर और उससे एक्सेस करेंगे। तो दूसरी चीज क्या है कि मैं एज्योर का डीएनएस भी ले सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे डीएनएस नेम विच इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ, तो एज्योर मुझे अपना खुद का एक डीएनएस सफिक्स देगा। देखो वो ये है eastus.cloudapp.azure.com। ठीक है, मान लो सपोज को मेरा ब्रांड नेम है संजय एज्योर। ठीक, तो संजय एज्योर डॉट ईस्ट यूएस डॉट क्लाउड ऐप डॉट एज्योर डॉट कॉम मेरा यूआरएल हो जाएगा, डीएनएस यूआरएल। सेव कर देता हूँ उसको यहाँ से। जैसे ये सेव हो जाएगा फिर अपने को वर्चुअल मशीन पे दिखाना शुरू कर देगा डीएनएस नेम। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार वीएम को और वापस से चलते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अब डीएनएस नेम दिखा रहा है, कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। अब आप इस नेम से चेक करो, इस नेम से भी वेबसाइट एक्सेस होगी, सेम वेबसाइट जो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है। सो कॉपी एंड पेस्ट डीएनएस नेम एंड यू विल गेट सेम वेबसाइट। ठीक है, सेम वेबसाइट एक्सेस हो रही है इस डीएनएस नेम से। बट यूजर जनरली क्या करेंगे, वो क्या करेंगे संजय एजोर डॉट कॉम को सर्च करेंगे गूगल पे, उस पर उनको मिलेगी नहीं कोई वेबसाइट। यहाँ पे मैं एजोर का सफिक्स यूज कर रहा हूँ, पास खुद का एक डीएनएस है ऑलरेडी, पब्लिक डीएनएस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास डीएनएस कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने गोडैडी के ऊपर 3 डोमेन परचेज कर रखे हैं। तो 2 तो ट्रेनिंग के लिए हैं, एक मेरा पर्सनल है। दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे 3 डोमेन है मेरे पास। एक तो IT इंजीनियर्स है जो कि मेन है मेरा डोमेन। अगर आप इसकी वेबसाइट भी खोलोगे तो वेबसाइट भी है डेवलप्ड इसके ऊपर, एक HTML वेबसाइट वो चलती रहती है। ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, बना रखा है एक। तो ये डोमेन परचेज कर रखा है। दूसरा संजय AWS है, ये AWS की ट्रेनिंग के लिए है, जहाँ पे मैं AWS का इंटीग्रेशन दिखाता हूँ डीएनएस से। संजय एज्योर जो है वो है एज्योर की ट्रेनिंग्स के लिए, जहाँ पे मैं एज्योर का इंटीग्रेशन दिखाता हूँ कि एज्योर पे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे अपने पब्लिक डीएनएस को। तो अब अगर संजय एज्योर डॉट कॉम मेरा ब्रांड नेम है जो कि मैंने GoDaddy से परचेज कर रखा है, तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा और मैं कैसे अपने इस वेबसाइट के रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा संजय एज्योर डॉट कॉम के ऊपर, वो चीज़ मेन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले GoDaddy पे जाएंगे और संजय एज्योर डॉट कॉम को ओपन कर लेंगे यहाँ से। अब अपने पास 2 ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा और मैनेज डीएनएस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाऊंगा। अब ये वाला पार्ट जो है ना ये कोई नहीं दिखाता, क्योंकि सब क्या कहते हैं कि भाई अब मुझे डोमेन परचेज करना होगा, परचेज करके ही मैं ये चीज़ दिखा सकता हूँ किसी को। तो मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है कि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप हर बार ट्रेनिंग के अंदर कुछ नई चीज़ दिखा सकते हो किसी को, है ना। और समझ में भी आएगा आपको, अच्छा भी लगेगा कि हाँ ठीक है ट्रेनिंग में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब यहाँ पे ये डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, तो या तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पे मैं अपना एक ए रिकॉर्ड ऐड कर दूँ। किसके लिए, यहाँ पे नेम दूंगा। नेम क्या होगा, संजय एज्योर डॉट कॉम जो मेरा नेम है, या मैं @ यूज़ कर लूँ। ठीक है, मतलब ये मेरा डोमेन नेम उठा लेगा, निक डोमेन नेम, या मैं अपना डोमेन नेम डाल दें। वैल्यू क्या होगी, मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा, एज्योर का, ये पहला ऑप्शन है।
बट उस केस के अंदर क्या होगा कि ये रिकॉर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ कहाँ पे, GoDaddy के ऊपर। अब मुझे दो पोर्टल मैनेज करने हैं, एक तो GoDaddy का मैनेज करना है और एक अपना एज्योर का मैनेज करना है। दूसरी चीज, आप नेम सर्वर देखो, या नेम सर्वर कौन दे रहा है, GoDaddy दे रहा है मुझे। अगर ये नेम सर्वर किसी भी इशू की वजह से डाउन हो जाते हैं तो उस केस के अंदर वेब एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। सॉरी। तो उस केस के अंदर वेब एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अपनी वेब एप्लीकेशन को। तो क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन ये है कि एज़ोर बोल रहा है कि ठीक है, आप GoDaddy के नेम सर्वर मत यूज़ करो, मैं आपको अपने नेम सर्वर दे रहा हूँ, वो यूज़ कर लो। तो कैसे मिलेंगे अपने को? अपने को पोर्टल पे जाना है। अब ये वाली लैब आप परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आपके पास DNS नहीं है पब्लिक, ठीक है? तो इसको आप देख लो। प्रोडक्शन में आप परफॉर्म कर सकते हो जब भी आपको इंटीग्रेट करना होगा अपना पब्लिक DNS एज़ोर के साथ। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं DNS सर्च बार में। यहाँ दो तरह के DNS जोन दिखा रहा है, एक DNS जोन है और एक प्राइवेट DNS जोन है। तो प्राइवेट मतलब जो वीनेट के अंदर काम करेगा इंटरनली। DNS जोन का मतलब पब्लिक DNS की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक DNS जोन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, DNS जोन के ऊपर जो कि पब्लिक DNS है। फिर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। रिसोर्स ग्रुप यूज करेंगे जिसमें हमें इसे रखना है। तो मेरे पास है M4RG1 पहले से बना हुआ है। कोई चाइल्ड DNS है नहीं मेरे पास ऑलरेडी, अगर होगा तो ये ऑलरेडी उसको ऐड कर लेगा अगर आप इसको चेकबॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो मेरा जो डोमेन का नाम है वो है sanjayazure.com। जिस नाम से आपने डोमेन परचेज कर रखा वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपको रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है इसको। ये पब्लिक DNS जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये जोन क्रिएट होगा आपको एज्योर 4 नेम सर्वर्स देगा, .com .us.in ऐसे करके वो आपको .org 4 नेम सर्वर्स देगा। वो नेम सर्वर्स आपको GoDaddy के अंदर अपडेट करने होंगे मैनुअली, सो दैट कि अब GoDaddy को समझ में आ जाएगा कि हाँ GoDaddy जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है DNS के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एज्योर रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही ये DNS जोन क्रिएट हो जाएगा, गो टू रिसोर्स पे करना क्लिक। आप आगे हो sanjayazure.com। ये एक पब्लिक DNS है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है NS रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे नेम सर्वर रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? 4 नेम सर्वर्स हैं, com.net.org.info। ये चारों नेम सर्वर आपको अब अपडेट करने हैं कहाँ पे? GoDaddy में 1 बाय 1। कैसे करोगे? जैसे ही आप ये रिकॉर्ड, ये नेम सर्वर जो है अपडेट करोगे यहाँ पे, ये जितने भी रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ना, ये सब जो है हाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि GoDaddy अब नेम सर्वर को मैनेज नहीं कर रहा। अगर GoDaddy नेम सर्वर को मैनेज कर ही नहीं रहा है तो GoDaddy रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है इन सब रिकॉर्ड्स के लिए। अब ये सब रिकॉर्ड कहाँ पे ऐड होंगे? ये यहाँ पे ऐड होंगे एज्योर के ऊपर, ठीक? तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने नीचे नेम सर्वर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है। चेंज पे क्लिक कर देना, एंटर ऑन नेम सर्वर्स। और 4 नेम सर्वर दे रहा है एज्योर अपने को, तो यहाँ पे अपने 4 नेम सर्वर्स ऐड कर लेते हैं। एज्योर पे चलते हैं, 1 बाय 1 कॉपी एंड पेस्ट मारते हैं। तो कॉपी पेस्ट, कॉपी, पहले अपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें हर जो नेम सर्वर्स के एंड में एक डॉट लगा हुआ है वो डॉट रिमूव करना है। तो मैं चारों नेम सर्वर 1 बाय 1 कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर ये डॉट रिमूव कर देना और उसको सेव कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करोगे इसको, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ये आपसे बोला कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म करो। जैसे आप कंफर्म कर दोगे इसको, नेम सर्वर हो जाएंगे अपडेट अब GoDaddy के अंदर, और GoDaddy को पता लग जाएगा कि GoDaddy नेम सर्वर्स मैनेज नहीं कर रहा है। किसके लिए? sanjayazure.com के लिए। कौन मैनेज कर रहा है? एज्योर कर रहा है, क्योंकि एज्योर के नेम सर्वर्स हम यूज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको अपडेट करते हुए, कुछ सेकंड्स लेगा। जैसे अपडेट हो जाएगा फिर हम आगे मूव करेंगे।
जैसे ये नेम सब अपडेट हो जाएंगे, हमें क्या करना है, अभी ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, तब तक हम क्या करते हैं, एज्योर पे चलते हैं। एज्योर के ऊपर मैं रिकॉर्ड बना देता हूँ अपने वेब एप्लीकेशन के लिए। तो सेम रिकॉर्ड सेट यहाँ पे अपने को मिलते हैं जो अपने ऑन प्रोमाइस के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड, एलियास, टेक्स्ट रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स, करेक्ट। तो आप जैसे क्लिक करोगे रिकॉर्ड सेट के ऊपर, यहाँ पे आपको बोलेगा कि नाम क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये होगा मेरा web1.sanjayazor.com, तो इसके लिए एक मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ, कौन सा, ए रिकॉर्ड, ठीक। तो ए रिकॉर्ड होगा मेरा, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए अपने को यहाँ पे वर्चुअल मशीन का, जो कि है 20.231.1.15, जो मैंने ग्रुप में पेस्ट करा था ना। तो ये जो है पब्लिक आईपी एड्रेस है मेरे वेब एप्लीकेशन का। दो और बार डॉट रिकॉर्ड आ टाइप गया कौन, सर तो। सॉरी, वो डॉट 2 बार आ गया, वो 20 के बाद 20 था। के बाद ना, हाँ। तो अब क्या है, इसके बाद ये ए टाइप का रिकॉर्ड है। आप अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो 4 टाइम्स ए, सर्टिफिकेट, सी नेम, एमएक्स, एनएस, एसआरवी, टेक्स्ट एंड पीटीआर, ये सारे रिकॉर्ड्स आप बना सकते हो। अपने ए रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक। ये ए रिकॉर्ड यहाँ बन जाएगा अपना, इसके अंदर डीएनएस के अंदर, पब्लिक डीएनएस के अंदर। जैसे ए रिकॉर्ड बन जाएगा, हम नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सा बनाएंगे, नेक्स्ट कौन सा होगा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.sanjayzor.com, ठीक। अब ये कौन सा टाइप का रिकॉर्ड होगा, एक तो मैंने ए रिकॉर्ड ऐड किया है जो मैप करता है नेम को आईपी एड्रेस में, तो ये नेम को आईपी एड्रेस में इसने मैप कर दिया है, ठीक। अब दूसरा रिकॉर्ड कौन सा होगा, दूसरा रिकॉर्ड होगा एलियास रिकॉर्ड, ठीक। सो एलियास नेम लेंगे ना हम यहाँ पे, और एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से होगा ये एलियास ही, यहाँ से यस करना है अपने को। अगर हम www ले रहे हैं तो ये एलियास ही होगा, यहाँ से यस करना है अपने को, और अपने को रिसोर्स सेलेक्ट करना है कौन सा है, पब्लिक वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस, ये, सॉरी, पब्लिक वर्चुअल मशीन, पब्लिक वीएम का पब्लिक आईपी एड्रेस, ये एलियास में मैप हो जाएगा यहाँ से www.sanjayzor.com, ठीक। और इसको हम कर देंगे ओके, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर तो या तो इस वर्चुअल मशीन को मैं एक्सेस कर लूँ, किससे, web1.sanjayazor.com से एप्लीकेशन को, या मैं एक्सेस करूँगा www.sanjayazor.com से। चेक करें, तो अगर मैं टाइप करता हूँ, पहले देख लेते हैं नेम सब अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो नेम सब अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपने एक इनकॉग्निटो विंडो खोल लेते हैं, तो वहाँ चेक कर लेते हैं www.sanjayazor.com। रिक्वेस्ट गई, देखो आईटी इंजीनियर वेबसाइट खुल रही है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी रिक्वेस्ट को राउट करवाते हैं, कहाँ पे, अपने डोमेन नेम के ऊपर, अपने पब्लिक डीएनएस के ऊपर। अब ये वेबसाइट जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेसिबल है www.sanjayazor.com से। रिक्वेस्ट जाएगी किसके ऊपर, www.sanjay.com के ऊपर, और एलियास रिकॉर्ड के साथ मैप है मेरा वेब सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है, कम से कम कंफर्म तो करो, एक्नॉलेज तो करो। हाँ जी सर। क्लियर है, क्लियर है। तभी तो अपने आगे जाएंगे, एक्नॉलेज करते रहा नहीं, करो। क्लियर है सर, क्लियर है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, पब्लिक डीएनएस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको अपने ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड सेट करके। आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, डीएनएस की नॉलेज होनी चाहिए उसके इसके अंदर। सेकंड, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, तो इसको डिलीट करने के लिए क्या होगा, पहले अपने को रिकॉर्ड्स जो हमने ऐड कर रखे हैं वो रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, यहाँ से डिलीट करने हैं, सॉरी। तो पहले 1 बाय 1 अपने रिकॉर्ड्स डिलीट कर दो जो आपने मैनुअली ऐड हैं। उसके बाद अपना जो उनको डिलीट कर दो, ये पब्लिक डीएनएस जो है वो डिलीट हो जाएगा। आपको कंफर्म करना है अपना डीएनएस नेम। सो मेरा जो डीएनएस नेम है वो है sanjayazor.com,
कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये पब्लिक डीएनएस डिलीट हो जाएगा। अब क्या है कि नेक्स्ट चीज है प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट का मतलब मुझे इंटरनली एक डीएनएस चाहिए। तो सुरेंद्र जी, आप तो मैनेज कर रहे हो विंडोज सर्वर को, अगर अपने को एक लैन के अंदर डीएनएस सर्वर चाहिए तो क्या कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने? सर अगर लोकल में चाहिए तो फिर वो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू मैनेज होता है ना, मतलब। करेक्ट। तो अपने पास क्या ऑप्शन है कि अगर मुझे एक वीनेट के अंदर, वीनेट का मतलब लोकल ही हो गया, ठीक है, अगर मैं वीनेट की बात कर रहा हूँ कि वीनेट के अंदर मुझे एक डीएनएस चाहिए, तो ये मेरा वीनेट है। वीनेट के अंदर मेरे सबनेट्स हैं, उनके अंदर मेरे रिसोर्सेज हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं। अब मुझे अगर एक इंटरनल डीएनएस चाहिए, लैन के अंदर एक डीएनएस चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज कर लो। मतलब मैं एक वर्चुअल मशीन बना लूं विंडोज सर्वर की, उसके ऊपर एडीडीएस का रोल इंस्टॉल कर दूं, उसके साथ मेरा डीएनएस भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, जी। उसको कॉन्फ़िगर कर दो, पहला ऑप्शन। फिर एजोर कह रहा है कि यार आप क्यों ये वर्चुअल मशीन बना रहे हो, वर्चुअल मशीन के पैसे खर्च कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, प्राइवेट डीएनएस। ठीक, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना, मैं आपको दे रहा हूँ प्राइवेट डीएनएस जोन। आप उसको यूज करो, आपको सेटअप भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना डोमेन नेम डालना जो आपको चाहिए लैन के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर करेगा आपके रिकॉर्ड्स को। आपको रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन करना, ऑटो रजिस्ट्रेशन करेगा। तो कैसे होता है, आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट ऑटो रजिस्ट्रेशन भी एक फीचर है इसके अंदर। तो अपने सर्च करेंगे डीएनएस फिर से, और ये वाली लैब कर सकते हो आप। यहाँ पे दिखा रहा है प्राइवेट डीएनएस जोन, इस पर आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे क्रिएट के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप होगा एग्जिस्टिंग, आप चाहो तो नया बना सकते हो। नेम क्या होगा आपका डोमेन का, तो मैं बोलता हूँ जैसे कि google.com, कोई भी नहीं, इंटरनली तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो google.com ले लेते हैं। फिर इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, क्लिक ऑन क्रिएट। फायरवॉल की लैब हमने कल नहीं की थी ना? नहीं, कल नहीं हुई थी सर, फायरवॉल बनाने के पीछे वो नहीं। ठीक है, तो फायरवॉल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका प्राइवेट डीएनएस जो है ये बन जाएगा। जैसे ये बनेगा ना, आपको इसको लिंक करना होगा किसके साथ? अपने वीनेट के साथ, जिसको आप मैनेज करना चाहते हो थ्रू दिस डीएनएस। तो बेनिफिट तो सबको पता ही है ना, डीएनएस का यूज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं डीएनएस? ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन तो बाद में आएगा, डीएनएस का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें आईपी एड्रेस याद ना करना हो, प्राइमरी उसका यूज यही हाँ, है। वो नेम रिजोल्यूशन, नेम रिजोल्यूशन। हाँ, नाम रेजुलेशन के लिए करते हैं कि हमें नाम से हम एक्सेस कर सके अपने रिसोर्सेज को, कि फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, ये सर्वर है, वो सर्वर है, तो हम उसको उसके नेम से एक्सेस कर लें रादर देन एक्सेसिंग आईपी एड्रेस, है ना। आईपी एड्रेस याद करना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम डीएनएस यूज करते हैं। तो गो टू रिसोर्स, अपने प्राइवेट डीएनएस में जाओ, बाय डिफॉल्ट एसओए रिकॉर्ड बनाता है। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर मैं ऑन प्रोमाइस की बात करूं तो ऑन प्रोमाइसिस में जब अपने घुस ही रहे हैं इतना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये ऑन प्रोमाइस के अंदर एक एनवायरनमेंट है, ठीक, इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा पीडीसी, और मेरे पास प्राइमरी डीएनएस, और मेरे पास है एक सेकेंडरी डीएनएस। करेक्ट। अब आपके कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ना बाय डिफॉल्ट बनते हैं डीएनएस के अंदर, जैसे कि एसओए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, ठीक, एन एस आर वी रिकॉर्ड। ये दो तीन रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, करेक्ट, डीएनएस के अंदर। एसओए रिकॉर्ड क्या डिफाइन करता है, ये किस पर्पज के लिए होता है? नॉट श्योर। इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ठीक, ये रिकॉर्ड बेसिकली यूज में आता है कि अब आपके पास अगर मल्टीपल डीएनएस है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो कौन सा डीएनएस जो है वो आपका, उसके पास रीड एंड राइट की अथॉरिटी है, किस डीएनएस के पास रीड एंड राइट दोनों की अथॉरिटी है, ये डिफाइन होता है एसओए रिकॉर्ड से। ठीक, आप सपोज करो प्राइमरी डीएनएस का जो एफक्यूडीएन है वो है SRV1.something.com, करेक्ट। जो सेकेंडरी डीएनएस है वो है SRV2.something.com। तो अब दो डीएनएस,
तो अपने को कैसे मालूम चलेगा? मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूंगा? मैं जाके इसका एसओए रिकॉर्ड चेक कर लूंगा। एसओए रिकॉर्ड में अगर मुझे मेरे डीएनएस का एफक्यूडीएन दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा डीएनएस प्राइमरी है। अगर इसमें किसी और डीएनएस का दिखा रहा है तो वो डीएनएस प्राइमरी होगा, मेरा सेकेंडरी है। समझ गए? ये एसओए रिकॉर्ड किसके होता है? ये होता है प्राइमरी डीएनएस के लिए। इसमें प्राइमरी डीएनएस का एफक्यूडीएन होगा, क्योंकि प्राइमरी डीएनएस जो होता है उसी के पास अथॉरिटी होती है रीड एंड राइट की। तो ये यूज होता है एसओए रिकॉर्ड का। तो एसओए रिकॉर्ड देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपने कोई सेटअप तो किया नहीं, आपने वर्चुअल मशीन बनाई नहीं, एडीडी इंस्टॉल किया ही नहीं, डीएनएस आपने जोन कॉन्फ़िगर किया ही नहीं, सब कुछ एजोर ने कर दिया आपके लिए। आपको सिंपली इसको यूज करना है। कैसे यूज करोगे? लेफ्ट हैंड साइड से है वर्चुअल नेटवर्क लिंक्स, सो सिलेक्ट कर लो इसको। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे क्लिक करो। लिंक का नाम दे दो, मैं बोल रहा हूँ वीनेट 1 लिंक, और अपना वर्चुअल नेटवर्क जो है वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो। इनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन, इसको जैसे चेक बॉक्स लगाओगे इसके ऊपर, ये ऑटोमेटिकली जितने भी वर्चुअल मशीन्स होंगी किसके अंदर, वीनेट 1 के अंदर, उन सभी का रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक। एंड आप जो है एक्सेस कर सकते हो फिर अपने वर्चुअल मशीन्स को नेम के साथ। सो कुछ सर सेकंड्स इसमें लेता है ये। होंगे नहीं, क्योंकि कल मिशन डिलीट कर दी थी ना आपने, वो सिर्फ पब्लिक को छोड़ के। हाँ, पब्लिक तो हो जाएगी ना, एक वर्चुअल मशीन तो होगी। तो ये देखो, ये लिंक बन गया यहाँ पे मेरा। ओवरव्यू पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेरे को दिखाएगा, वो पब्लिक वीएम के लिए तो दिखाएगा। तो किसी भी सबनेट में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने वर्चुअल नेटवर्क का लिंक किया है, कोई सबनेट लिंक नहीं किया है इसके साथ। ठीक है, पूरा वीनेट लिंक किया है। तो पूरे वीनेट में अगर एक भी वर्चुअल मशीन होगी तो उसके लिए भी एक रिकॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी ये लिंक जो है यही क्रिएट हो रहा है। जैसे ये यहाँ से फिनिश हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखाएगा, ए रिकॉर्ड आपकी पब्लिक वीएम के लिए दिखा दिया। पब्लिक हाइफन वीएम 1 ए रिकॉर्ड, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। अगर इसको ओपन करते हैं तो इसका एफक्यूडीएन दिखा देगा। ये इसका एफक्यूडीएन है। कॉपी कर लो, अपने वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाओ। कैसे ट्रबल शूट करते हैं इसको अपने? एनएस लुकअप, सो एनएस लुकअप और आपकी वीएम का एफक्यूडीएन, प्रेस एंटर। आपको दिखा रहा है आपका आईपी, आपका नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, जिसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस दिखा रहा है इस नेम का। तो इट मीन्स डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड है। अब आप इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लो इस नाम के साथ। आप चाहो तो पिंग भी कर सकते हो और रिप्लाई भी आएगा। तो पिंग स्पेस योर एफक्यूडीएन, प्रेस एंटर, यू विल गेट रिप्लाई फ्रॉम योर प्राइवेट आईपी एड्रेस। करेक्ट। तो ये टेस्ट हो गया। ऐसे ही चेक करते हैं ना डीएनएस, ऐसे ही ट्रबल शूट करते हैं ना कि डीएनएस काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये है प्राइवेट डीएनएस। अब मैं अगला सिनेरियो बना रहा हूँ जो फायरवॉल का होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा।